सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 10th के अंतर्गत जो होम साइंस विषय है, इसके हम जो प्रश्न पत्र पर चर्चा कर रहे थे, तो आधा प्रश्न पत्र तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसके कारण कुछ प्रश्न इसके छूट गए थे। तो अभी जो है, जो बचे हुए क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे और उनके आंसर हम देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, उसी तरह के क्वेश्चन आता है जिससे आपका चैप्टर भी कवर होगा। तो हमने जो है इस प्रश्न पत्र के, मैंने आपको बता भी दिया था कि ये 85 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा और 2.5 घंटे का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। तो ये सारे प्रश्नों के आंसर हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र को हल कैसे करें, है ना। या फिर ऐसे आएगा प्रश्न पत्र, तो इस तरह का थंबनेल लगा हुआ है होम साइंस के। इस प्रश्न पत्र को मैंने हल करवाया है। देखो, यहाँ तक हमने हल कर लिया था। भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब है प्रश्न संख्या 31। तो आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में समझाइए। तो देखो, आहार नियोजन, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना, आहार यानी कि भोजन। जब हम भोजन की योजना बनाते हैं तो उससे कौन कौन से ऐसे कारक है जो हमें प्रभावित करते हैं। तो देखो, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक में एक तो क्या है, आयु, व्यक्ति की आयु, आपके घर के सदस्यों की आयु क्या है, ठीक है। आयु के साथ में उसका व्यवसाय क्या है, ठीक है, व्यवसाय है, मौसम है, ठीक है, मौसम भी करेगा, और साथ में मौसमी उपलब्धता कि उस मौसम में खाना उपलब्ध है कि नहीं, वो भोजन उपलब्ध है या नहीं है, ठीक है। और इस तरह के जो है कुछ ऐसे कारक है। और आर्थिक स्थिति, ये आपको क्या करती है, आपको प्रभावित करती है आपके भोजन की योजना बनाने में। अभी हमको एक एक को देखेंगे। देखो, आयु, आयु कैसे प्रभावित करती है कि आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए हमें खिचड़ी है, दलिया है आदि बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो नरम खाना खा सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बच्चा है, अगर किसी घर में छोटा बच्चा हो तो उसके लिए दूध की व्यवस्था करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आहार बनाना होता है, ठीक है। घर में किशोर अवस्था वाले बालक बालिकाएँ हैं तो उसको थोड़ा भोजन की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका शरीर उस समय जो है वृद्धि कर रहा होता है, तो उनको उस हिसाब से उनको खाने की आवश्यकता होती है। तो आयु भी है, वो हमारे आहार नियोजन को प्रभावित करती है, हमारे भोजन के बनाने की जो प्लानिंग होती है उसको प्रभावित करती है। अगला है मौसम। मौसम का मतलब होता है कि वो भोजन आपको कौन से मौसम में उपलब्ध है। मान लो सर्दियों के मौसम में जो खाद्य पदार्थ आते हैं बाजार के अंदर, तो वही हमारे किचन में शामिल होते हैं, वही हम अपने किचन में उन सब्जियों को लाते हैं और उनको बनाते हैं। इसी प्रकार गर्मी में, तो गर्मी में जो भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जैसे फल वगैरह, सब्जियां वगैरह हमारे मार्केट में जो उपलब्ध होती है उनको हम बनाते हैं। तो मौसम भी हमारे घर की जो आहार नियोजन को प्रभावित करता है। अगला है व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, किसान है जो खेती में काम करते हैं, बेलदारी करते हैं, मजदूर करते हैं, है ना, तो उनको ज़्यादा पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा श्रम का काम करते हैं। तो इसीलिए उनको पौष्टिक आहार की आवश्यकता होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग घर में खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो कि जैसे टीचर है या फिर ऑफिस में बैठ कर ही काम करता है, तो उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर में, तो उनको आप कम ऊर्जा वाला खाना भी दोगे तो भी उनका चल जाएगा, ठीक है। फिर आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति भी आपके आहार नियोजन को प्रभावित करती है। कैसे, मान लो किसी के घर में आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अच्छा भोजन खाएगा बना के, है ना। कोई मध्यम वर्गीय परिवार है तो वो थोड़ा उससे मीडियम टाइप का खाना बना के खा लेगा, ठीक है। तो आहार नियोजन को आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। तो उसी के अनुसार जो हम आहार का नियोजन करते हैं, ठीक है, हम महंगे फल ना ला के हम सस्ते फलों का उपयोग करके भी जो हम हैं अपनी पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं। तो ये आहार नियोजन में आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। तो इस तरह से आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, उसको आप नाम याद रखिएगा। आयु है ना, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है, मौसम है, मौसमी उपलब्धता है, ठीक है। मौसम में तो ऐसा आएगा कि सर्दी के मौसम में आप जो खाना खाते हो वो खाना आप गर्मी के मौसम में नहीं खा सकते हो, ठीक है। सर्दी के मौसम में आप थोड़ा ना जो है तेल या चिकनी चीज़ें ज़्यादा खा लेते हो, क्योंकि पच भी जाता है। हाई प्रोटीन वाले वस्तु खाना, खाद्य पदार्थ भी आप खा लेते हो, लड्डू वगैरह ये खाते हो। लेकिन गर्मी के मौसम में ये हमें जो है छाछ है, लस्सी है, ठंडा खाद्य पदार्थ ही हमें खाना अच्छा लगता है। तो इस तरह से आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला है, एक मलेरिया से ग्रसित रोगी की देखभाल कैसे करेंगे, आप विस्तार से समझाइए। देखो, मलेरिया से ग्रसित जो व्यक्ति होता है, तो जो है जो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मादा एनोफ्लाइजा एक मच्छर होता है जो अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसको मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसके अंदर उसको तेज बुखार आना, ठंड लग के बुखार आना, उल्टी आना, सर में दर्द होना, आना बुखार होना आदि कुछ लक्षण उसकी बॉडी में दिखाई देते हैं, ठीक है। एक समय निश्चित हो जाता है जिस समय उसको ठंड लग के बुखार आती है ना। तो उसको आप कैसे करोगे, तो एक तो उसको डॉक्टर की जांच करवानी है, मलेरिया बीमारी की पुष्टि करवानी कि वास्तव में उसको मलेरिया बीमारी है कि नहीं है। फिर डॉक्टर के दिए गए निर्देशानुसार ही उनको जो है दवाइयाँ समय समय पर देते रहना चाहिए, और कुछ लिक्विड पदार्थ है उसको खाने के लिए, पीने के लिए दिया जाए, साथ में उसको कुछ पौष्टिक आहार उसको दिया जाए, ठीक है। देखो, ये 4 नंबर का है, तो आपको उसी हिसाब से आपको आंसर भी लिखना है। फिर है रेशमी वस्त्र की धुलाई आप कैसे करोगे। तो देखो, रेशमी वस्त्र की धुलाई के लिए हम क्या करते हैं कि
तो रेशमी वस्त्र की धुलाई के लिए हम क्या करेंगे कि गुनगुने या ठंडे पानी में एक अच्छे हल्के साबुन का प्रयोग करेंगे। हम गुनगुना और ठंडा पानी लेंगे और उसमें हल्के साबुन का प्रयोग करेंगे और उन्हें धोते समय हल्का दबाव डालेंगे। वे हल्के हाथों से ही रगड़ेंगे। ठीक है, रेशमी कपड़ों को भिगो कर रखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको आप हाथों हाथ धो सकते हो। साबुन को पूरी तरह से निकालने के लिए अच्छी तरह से उसे खंगालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसे मांड या अरेबिक या छाँव में सुखाने के लिए टांग देते, उसको मांड लगाएंगे। ठीक है, मांड लगाने के बाद में उसको छाँव में सुखाने के लिए टांग देंगे। फिर हम जो है उसमें जब कपड़ा हल्का सूख जाए तो उसमें कुछ नमी रह जाए तो उन्हें निकाल लें और हल्की गर्म इस्त्री से उसको प्रेस करें, है ना। तो प्रेस करेंगे, देखो उसको हम हल्के सूखने, यदि सूखे हुए रेशमी कपड़ों में पानी का छिड़काव हम करते हैं तो उस पर पानी के दाग पड़ जाते हैं, इसलिए रेशमी कपड़े सूख जाते हैं पूरी तरीके से, तो फिर उसमें पानी का छिड़काव करके हमें प्रेस नहीं करनी है। जो अगर रेशमी कपड़े पे आपको प्रेस करनी है तो वो हल्का सीमा होना चाहिए, हल्का नमी हो उसमें, और फिर आप उसको प्रेस कर लो और फिर आप उसको थोड़ा सूख जाए तो उसको आप संभाल के तह करके रख दीजिए। अगर आपके परिवार में किसी की हड्डी टूट जाने पर आप क्या करोगे। तो देखो, अगर व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो हमें कुछ प्राथमिक उपचार घर पर ही करने होते हैं। तो पहला तो हम क्या करेंगे, अगर परिवार में किसी की हड्डी टूट गई है तो हम क्या करेंगे कि उस पीड़ित व्यक्ति को सांत्वना देंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, स्प्लिट जो क्या होता है कि लकड़ी के फंटे या फुट्टे होते हैं, है ना, या फिर छाते हो सकते हैं, या समाचार पत्र को लपेट कर हम स्प्लिट बनाएंगे, है ना, की सहायता से प्रभावित भाग को हम अच्छे से बांधेंगे, है ना, उसको सहारा देंगे। बांधना मतलब उसको सहारा देंगे और इस स्प्लिट या झोल द्वारा टूटी हुई हड्डी पर जोड़ के नीचे तथा जोड़ के ऊपर तक सहारा दिया जाता है। बाहर निकली हुई हड्डी को अंदर धकेलने की कोशिश नहीं करना है हमें, ना ही उसका प्रयास करना है। फिर प्रभावित भाग को अनावश्यक रूप से हिलाए भी नहीं, जो हड्डी जो टूट गई है उसको अनावश्यक रूप से हमें नहीं हिलाना है और पीड़ित व्यक्ति को सफलतापूर्वक अस्पताल ले जाना चाहिए। तो इस तरह से हम हड्डी टूटने पर उपचार करेंगे। अगला प्रश्न है, अपने परिवार के लिए विभिन्न मदों पर खर्च करते समय आप किन कारकों का ध्यान रखेंगे। देखो, हम अपने परिवार पर जो विभिन्न मदों पर, मद का मतलब होता है परिवार पर अलग अलग खर्चे होते हैं। हमारे राशन पर खर्चा होता है ना, हमारे जो है आवास स्थान पर अगर आप किराए से रहे तो उस पर भी आपका खर्चा होगा। आपके घर में बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको ट्यूशन है, उसकी पढ़ाई की फ़ीस है ना, वो आपको देनी पड़ेगी। घर में कोई बीमार व्यक्ति तो उसकी दवाई पर खर्चा होगा। तो इसी प्रकार ये बताया गया है कि आपके घर में अगर विभिन्न मद है, मतलब अलग अलग जो खर्चे हैं उस पर आप खर्चा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो पहला तो ये कि हम परिवार की आय देखेंगे कि हमारे परिवार की आय कितनी है। तो पहले तो मूल रूप से एक परिवार में सभी स्रोतों से होने वाली आय को कुल आय कहते हैं और उस कुल आय को हम देखेंगे कि और उस आय के अंदर से कितना हमें कहाँ खर्चा करना है, ताकि ज़्यादा आय खर्च ना हो और हमारी कुछ बचत भी हो जाए। फिर हम देखेंगे परिवार का आकार, कि हमारे परिवार का आकार कितना है। ठीक है, उस आकार के आधार पर ही भोजन है, कपड़े है आदि की व्यवस्था होती है। तो उस आकार के आधार पर भी हम उस पर खर्चा को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे परिवार के सदस्यों की आयु क्या है। अगर मान लो कोई परिवार में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, है ना, उनकी शिक्षा पर, उनकी यूनिफॉर्म पर, उनकी स्टेशनरी पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। फिर हम देखेंगे आवास का स्थान, कि हम जहाँ रह रहे हैं तो वो जो हम जहाँ पर रहते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, है ना, थोड़ा शहरी अर्ध शहरी कस्बा है ना, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो है आपका मकान का किराया वगैरह, है ना, वो कम लगता है। ठीक है, और स्कूल की फ़ीस भी कम लगती है। लेकिन अगर कोई शहरी क्षेत्र है, जैसे दिल्ली मुंबई जैसे शहरी क्षेत्र हैं, तो वहाँ उनका जीवन यापन है, उनका भोजन है, उनके आवास है, उन पर ज़्यादा खर्चा, और शिक्षा पर भी उन पर वहाँ पर ज़्यादा खर्चा होता है। फिर है कौशल, ये आप ये कौशल देखोगे कि आपके घर में ऐसे कोई व्यक्ति है जिनको अच्छा कौशल आता हो। मान लो किसी व्यक्ति को फ्री ना बिजली के उपकरण ठीक करने आते हो, किसी को सिलाई करने का काम आता हो, किसी को लकड़ी का काम आता हो। तो अगर बिजली के उपकरण संबंधी कोई ऐसे कोई घर में कोई टूट फूट हो जाती है, कोई है ना ख़राब हो जाता है, तो आप उस व्यक्ति से ठीक करवा सकते हो। सिलाई है तो घर में किसी को सिलाई आती है तो घर के कपड़े वो घर में ही सिल सकते हैं, तो उसकी भी वो आप बचत हो जाती है ना। तो इस तरह से, और हम बचत भी देखेंगे कि अगर हम जो खर्चा कर रहे हैं तो हमारी बचत भी उसमें हो। तो इस तरह से हम अपने इस खर्चा करते समय इन कारकों को हम देखेंगे, और ये कारक जो है हमारे विभिन्न मदों के खर्चे को भी प्रभावित करते हैं। फिर है किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। देखो, अगर किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन देखा जाता है तो हमें लड़के और लड़कियों में दोनों को आधार पर समान रूप से देखेंगे कि लड़के और लड़कियों में समान रूप से क्या परिवर्तन आता है। तो पहले तो ये है कि लंबाई और वजन बढ़ जाता है। किशोर अवस्था में लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की लंबाई और वजन बढ़ती है। बगल के नीचे बाल आने लग जाते हैं। ठीक है, जंघन में बाल आते हैं। इसके बाद में मुंहासे और फुंसियाँ होने शुरू हो जाती है। जनन अंगों का विकास होने लगता है। अब अगर हम देखें कि लड़कों में क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो वो होते कंधे चौड़े होने लग जाते हैं, आवाज़ में भारीपन आने लग जाता है ना, चेहरे के बालों का बढ़ना, चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने लग जाती है, और मांसपेशियों का विकास उनका होता है। अगर हम लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन देखें,
है ना। तो पहले तो मैंने दोनों का सेम बताया, फिर लड़कों का बताया, अब मैं लड़कियों का बता रही हूँ कि लड़कियों में जो है शरीर में घुमावदार नजर आता नहीं, लड़कियों की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो घुमावदार होने लग जाता है, स्तनों का विकास होता है, नितंबों का विकास होता है और रजोधर्म शुरू हो जाता है, यानी मासिक धर्म शुरू होने लग जाता है। तो ये कुछ उनमें परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है जो कि माँ का दूध बोतल के दूध से कैसे बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। देखो, माँ का दूध बोतल के दूध से बेहतर होता है, स्पष्ट करना है। तो कैसे स्पष्ट है, देखो माँ का दूध जो है बोतल के दूध से बेहतर होता है। कैसे कि माँ का दूध जो होता है वो सीधे बच्चे के मुंह में जाता है ना, वो माँ के स्तन से वो दूध पान करता है, तो वो संक्रामक से बच जाता है। अगर बोतल से दूध पिलाते हैं तो बोतल के दूध के अंदर वो बोतल साफ नहीं रही, है ना, गंदी रह गई, तो उसमें संक्रमक हो जाते हैं, उसमें कीटाणु पनप जाते हैं और फिर बच्चे के पेट में जाते हैं, उसको कई तरह की बीमारियों से ग्रसित बच्चा हो जाता है। लेकिन माँ का जब दूध पीता है तो बच्चा सीधे स्तन से दूध पान करता है, तो इस तरह की बीमारी से बचा रहता है। और माँ का जो दूध का तापमान है वो बच्चे के जो बच्चा जिस तापमान पर दूध ग्रहण कर सकता है उतना उस दूध का तापमान होता है, जबकि हमें बोतल के दूध को तो गर्म करना पड़ता है, ठीक है। जबकि माँ का दूध का जो तापमान होता है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होता है, वो प्राकृतिक रूप से उतना उसका तापमान रहता है कि बच्चा उसको आसानी से ग्रहण कर सकता है। और बोतल का दूध जो है, ऊपर का दूध आप पिलाओगे तो वो पचे नहीं पचे बच्चे को, है ना। कई बार बच्चों को अपच हो जाती है, उसको उल्टी दस्त होने लग जाते हैं, वो दूध पचता ही नहीं है। जबकि माँ का दूध जो है बच्चे को आसानी से पच भी जाता है। माँ के दूध में सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं जो कि बच्चे के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से माँ का दूध जो होते हैं बच्चे के लिए बहुत ही जो है बेहतर होता है और बच्चों को अनेक तरह के संक्रामक रोगों से माँ का दूध बचाता है, बच्चे के अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस तरह से माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट बताए ना, पॉइंट के अंदर इनका आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से ये जो पेपर है आपका ये कंप्लीट होता है, पूरा पेपर मैंने आपको हल करवा दिया। हाँ, इसके इर्द गिर्द कुछ प्रश्न आ जाते हैं तो जरूरी है कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और जानवी एजुकेशन हब पे मैंने सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं 10th क्लास के, उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा रखे हैं। यहाँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रही हूँ। तो दोनों चैनल पर आप विजिट कीजिए, अपने होम साइंस की बेहतर तैयारी कीजिए और अच्छा पेपर करके आइए। और पेपर करने के बाद कमेंट जरूर कीजिए कि आपका पेपर कैसा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।